जरा सोचिए, अगर भारत की संसद में अचानक करीब 300 नए सांसद आ जाएं और वो सभी के सभी महिलाएं हों तो। जी हाँ, आज हम इसी एक बड़े और चौंकाने वाले प्रस्ताव पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा कदम जो भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख सकता है। तो सवाल यही है कि आखिर संसद में 273 नई महिला सांसदों को कैसे लाया जाए, वो भी तब जब किसी भी मौजूदा सांसद को अपनी सीट गंवानी न पड़े। देखिए, ये एक राजनीतिक और गणितीय दोनों तरह की पहेली है और इसका जवाब भारत में पावर के बैलेंस को पूरी तरह से बदल सकता है। आइए इसी पहेली को सुलझाते हैं। ये सारी कहानी शुरू होती है एक वादे से, एक बहुत ही ऐतिहासिक वादा जो दशकों से भारत की महिलाओं से किया जाता रहा है। और साल 2023 में ये वादा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तौर पर कानून बन गया। मकसद सीधा सा था, संसद और विधानसभाओं में 1/3 यानी 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व करना। लेकिन इसमें एक पेंच था, एक बड़ी शर्त थी। शर्त ये कि इसे लागू करने के लिए अगली जनगणना का और उसके बाद होने वाले डीलिमिटेशन यानी सीटों के नए सिरे से बंटवारे का इंतजार करना होगा। और ये इंतजार ये सालों लंबा हो सकता है। तो इसी लंबे इंतजार से बचने और वादे को जल्दी पूरा करने के लिए सरकार एक बहुत ही स्मार्ट और कुछ लोगों के हिसाब से राजनीतिक तौर पर काफी चतुर योजना के साथ सामने आई है। चलिए इसी 816 सीटों वाले फॉर्मूले को समझते हैं। देखिए, अभी भारत की लोकसभा में 543 सांसद हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये संख्या दशकों से नहीं बदली है, तब से जब भारत की आबादी आज के मुकाबले बहुत कम थी। अब प्रस्ताव यह है कि इसमें 273 नई सीटें जोड़ दी जाएं। और यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सारी की सारी 273 सीटें सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। और इस तरह 543 और 273 को मिलाकर हम पहुंचते हैं इस जादुई नंबर पर 816। ये होगी लोकसभा की नई ताकत। जरा सोच कर देखिए, ये लगभग 50% की जबरदस्त बढ़ोतरी है। तो ये पूरी रणनीति काम कैसे करेगी? असल में ये 2 स्टेप्स का प्लान है और काफी क्लेवर है। स्टेप 1, लोकसभा का साइज बढ़ा दो। स्टेप 2, जितनी भी नई सीटें बनी हैं उन्हें महिलाओं के लिए रिजर्व कर दो। और नतीजा, किसी भी मौजूदा सांसद को अपनी सीट खोने का डर नहीं, जिससे इतने बड़े बदलाव के लिए राजनीतिक सहमति बनाना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन जैसा बड़ी राजनीतिक कहानियों में अक्सर होता है, यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। एक ऐसा हल जो समानता लाने के लिए बनाया गया, उसी ने भारत के एक सबसे पुराने और गहरे बंटवारे को फिर से हवा दे दी है। और वो है उत्तर और दक्षिण के बीच का टकराव। सफलता की सजा, ये शब्द दक्षिणी राज्यों के नेता इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका साफ मानना है कि ये प्रस्ताव उन राज्यों को सजा देने जैसा है जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण जैसी राष्ट्रीय नीतियों को बहुत कामयाबी से लागू किया। इस पूरे विवाद की जड़ एक ही चीज है, ये नई सीटें आबादी के आधार पर बांटी जाएंगी। अब हुआ ये है कि पिछले कुछ दशकों में उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे उत्तरी राज्यों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। वहीं तमिलनाडु और केरल जैसे दक्षिणी राज्यों ने फैमिली प्लानिंग को अपनाकर अपनी आबादी को कंट्रोल में रखा। और अब उन्हें यही डर सता रहा है कि कहीं इसी कामयाबी की उन्हें सजा तो नहीं मिल रही। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, क्योंकि असली कहानी तो यही बताते हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश को 63 तक अतिरिक्त सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं तमिलनाडु को शायद 20 से भी कम। ये सिर्फ सीटों का फर्क नहीं है दोस्तों, ये राजनीतिक ताकत का उत्तर भारत की तरफ एक बहुत बड़ा, एक भूकंपीय शिफ्ट है। और इस बदलाव का पैमाना तब और साफ हो जाता है जब हम उत्तर प्रदेश की तुलना केरल से करते हैं। ये सिर्फ सीटों का बंटवारा नहीं है, ये राष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव का, दबदबे का एक बहुत बड़ा ट्रांसफर है। और दक्षिणी राज्यों को डर है कि कहीं इस नई व्यवस्था में उनकी आवाज़, उनकी ज़रूरतें संसद में दबकर न रह जाएं। तो प्लान तो बन गया है, लेकिन इसे कागज़ से उतारकर हकीकत में बदलना बहुत बहुत मुश्किल है। इसके रास्ते में कई बड़ी कानूनी और प्रक्रियात्मक रुकावटें हैं। देखिए, ये कोई आम कानून पास करने जैसा नहीं है। सबसे पहले तो संविधान में संशोधन करना होगा, जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए, जो अपने आप में पहाड़ चढ़ने जैसा है। फिर परिसीमन एक्ट को बदलना होगा, आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं से इसे पास करवाना होगा। और फिर एक नया परिसीमन आयोग बनेगा जो पूरे देश की सीटों की हदें फिर से तय करेगा। मतलब ये एक बहुत लंबी और पेचीदा प्रक्रिया है।
पर इन सारी चुनौतियों के बावजूद सरकार का इरादा बड़ा पक्का लगता है। लक्ष्य ये है कि 2029 के आम चुनावों से पहले ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाए। इसका मतलब साफ है कि आने वाले कुछ महीने और साल पर्दे के पीछे जबरदस्त राजनीतिक मोलभाव, बातचीत और समझौतों से भरे होने वाले हैं। तो आखिरकार ये पूरी बहस एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आकर टिक जाती है, एक ऐसे संतुलन पर जिसे भारत को 2029 के लिए साधना ही होगा। एक तरफ है महिला सशक्तिकरण का महान लक्ष्य, 33% आरक्षण का वो दशकों पुराना वादा जिसे पूरा करना है, और दूसरी तरफ है देश के संघीय संतुलन को बनाए रखने की चुनौती, ये पक्का करने की चुनौती कि कोई भी राज्य, खासकर दक्षिण के राज्य, ये महसूस न करें कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। सच कहूं तो यही इस पूरी राष्ट्रीय बहस का दिल है। इस सियासी शतरंज की बिसात पर सभी खिलाड़ी अपनी अपनी चाल चलने को तैयार हैं। सरकार 81 6 सीटों वाले फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है। दक्षिणी राज्य इसका जोरदार विरोध कर रहे हैं। विपक्षी दल चाहते हैं कि इस पर सबकी सहमति बने। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह इस पूरी जटिल पहेली को सुलझाने और समर्थन जुटाने की कोशिशों की कमान संभाल रहे हैं। और यहीं हम इस कहानी के सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या भारत कोई ऐसा रास्ता खोज सकता है जहां लैंगिक समानता और संघीय संतुलन दोनों की जीत हो? क्या महिलाओं को उनका हक दिलाया जा सकता है बिना राज्यों के बीच भरोसे की खाई को और गहरा किए? इस सवाल का जवाब चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, ये आने वाले कई दशकों के लिए भारत की राजनीति की दिशा तय करने वाला है।